गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का मैनेजमेंट पेपर का 2026 जून का क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझने का और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने का, ताकि हम ये जान पाएँ कि इसका दिए गए ऑप्शन में से यही आंसर क्यों होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि दिए गए 4 आंसर में से कई बार ऐसा भी महसूस होता है ऐसे कि ये 4 में से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन लेना होता है। स्मार्ट डिसीजन क्या लेना होता है? अगर लगता है कि ये सारे के सारे पॉसिबल आंसर्स हैं, लेकिन उसमें आपको ऑल ऑफ दीज नहीं है या एनी 2 ऑफ द अबव, एनी 3 ऑफ द अबव ऐसा करके नहीं लिखा है, तो क्या कीजिए, जो आंसर आपको बहुत दूर नजर आता है कि ये बहुत दूर है, तो उसको क्या कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आंसर को आप कट करते चले जाइए। 4 में से आपने 2 हटाए, अब बचे कितने? 2। उस 2 के बारे में भी आप लॉजिकली थोड़ा सोचिए, तो आप पाएंगे कि एक आंसर इसमें से और कट हो जाएगा, तो फिर आपके पास बचे एक ऑप्शन, वही उसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं, यूजुअली जो स्टैंडर्ड है यूजीसी का वो ऐसे ही नहीं बना है, और ऐसे ही कोई यूजीसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करता है। उसके लिए दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात की लगन होती है, तब कोई छात्र जा करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, कंपीट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैनेजमेंट पेपर में मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं, साथ ही साथ ये भी मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर पाऊं। हाँ, लेकिन साथ में इस बात को भी ध्यान में मैं रखूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आप सबके लिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, और आंसर्स भी उसके जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको, है ना। तो हमने इंग्लिश ही ऑप्ट किया है ना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना थोड़ा आसान है ना, इसलिए। और इसके हिंदी जो है वो हिंदी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, और बहुत ज़्यादा हम लोग उस भाषा से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, इस वजह से हमने इस भाषा को चुना है, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ डिस्कशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, when the responsibility, scope and challenges in work is deliberately upgraded, it is known as। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। when the responsibility, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ का मतलब टास्क से है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंजेस कहाँ पे? जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, है ना, इज डिलिबरेटली अपग्रेडेड। ठीक है, जानबूझ करके उसमें बदलाव लाया जाएगा। ठीक है, क्यों लाया जाएगा? अब जानबूझ के बदलाव ऐसे ही नहीं आएगा, बदलाव इन द सेंस कि ये आपको क्या है, सिस्टम को अपग्रेड करेगा, आपके काम करने के तरीके को, नेचर ऑफ टास्क जो है उसको अपग्रेड करेगा, इन्हांस करेगा। तो ये कैसे होगा? ये जब आप मोटिवेट होंगे तो, है ना। काम करने के लिए, किसी भी वर्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए मोटिवेटेड होना जरूरी है। बिना मोटिवेशन के आप कोई भी टास्क इंथुजियास्टिकली कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मोटिवेशन का होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर समझ में आता है ना, कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 है जॉब इनरिचमेंट, नंबर 3 है जॉब रोटेशन, नंबर 4 है जॉब असाइनमेंट। अब आप देखिए कि अब आप देखिए कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये क्या बताता है कि आपका जो जॉब है, आपका जो वर्क है वो क्या है और किस नेचर का है। ठीक, जॉब इनरिचमेंट बताता है कि
वर्क प्लेस पे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या क्या स्ट्रेटजी, आप उस चैलेंजेस को फेस करने के चलते आपको अपने स्ट्रेटजी में क्या क्या बदलाव लाने पड़ रहे हैं, ठीक है, किस पर्सपेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पर्सपेक्टिव में। इस बात को ध्यान रखना। आप मैनेजमेंट पेपर में जो भी आंसर करें वो खुद को मैनेजमेंट मान करके करें, तो आप ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। आपको पर्सनल तौर पे नहीं सोचना है, पर्सनली नहीं सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको थोड़ा थिंक ऑफ करना पड़ेगा, है। चलिए, नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। एक जॉब से दूसरे जॉब, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब, तीसरे जॉब से चौथे जॉब, मतलब टास्क जो है वो चेंज होता जाएगा। वर्क प्लेस में भी वही हो सकता है, लेकिन जो जॉब का जो जैसे प्रमोशन वगैरह होता है ना, ये क्या है, रोटेशन है ना। या एक जॉब कंप्लीट हो गया, एक टास्क कंप्लीट हो गया, अगली बार दूसरा टास्क दूसरे नेचर का है तो उसको फिर अलग से किया जाएगा। जॉब असाइनमेंट, जो जॉब आपको असाइन किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधे पे, आपके शोल्डर पे डाली जाती है, उस जॉब को कंप्लीट करने से रिलेटेड, और जो आपका जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बिल्कुल ऑनेस्टली जो है और टाइमली, ऑनेस्टली एंड टाइमली आप उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इसका ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कि व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टास्क, स्कोप एंड चैलेंजेस इन वर्क इज डेलिबरेटली अपग्रेडेड, जब ये अपग्रेड किया जाएगा, है ना, तो क्या कहलाएगा इसको, इसको कहेंगे जॉब इनरिचमेंट। क्या कहेंगे, जॉब इनरिचमेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जॉब इनरिचमेंट इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जॉब इनरिचमेंट होगा, ठीक है। क्यों होगा, हमने बताया कि इनरिचमेंट का मतलब ही होता है कि उसमें आगे बढ़ना, ठीक है, चैलेंजेस को फेस करना, आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड और चैनलाइज थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग आर। क्या है, जनरल स्टेटमेंट। साधारण तौर पर यह समझा जाता है क्या, कि गाइड और चैनलाइज थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं और हम अथॉरिटी पोजीशन में हैं, है ना, या मैनेजरियल पोजीशन में हैं, तो डिसीजन मेकिंग का काम करना है। और डिसीजन मेकिंग का काम ये आसान काम नहीं है, ठीक है। ये भी एक टास्क है उस अथॉरिटी के लिए, उस सुपीरियर के लिए, उस मैनेजरियल पर्सन के लिए, है ना। तो इसमें क्या देखना है कि जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड और चैनलाइज थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। जब हम निर्णय लेते हैं, जब निर्णयन का काम करते हैं, तो हमको किस बात को ध्यान में रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। तो इसमें जो 4 आंसर निकल के आ रहे हैं, ऑप्शंस हमारे पास, हम उसमें देख रहे हैं कि एक पॉलिसीज है, दूसरा गोल्स है, तीसरा स्ट्रेटजी है, और चौथे नंबर पे रूल्स है, ठीक है। तो आपका अपने से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि रूल्स सर, इसका आंसर तो रूल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाइड और चैनलाइज लिखा हुआ है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा, ये सही है ना। स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, व्यू रचना जो है बनाना पड़ेगा, किस काम को कैसे करें। चलिए, यहाँ भी ठीक है। गोल, हम अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के अनुसार अगर हम काम नहीं करेंगे तो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है, हाँ, उस गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो क्या हो पाएगा, तो पॉलिसीज में, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सेटअप होता है तो वो अपने लिए पॉलिसीज बनाता है ना। पॉलिसीज क्या करता है, ये काम करने वाले उस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जितने भी वर्कफोर्स हैं, है ना, जितने भी नंबर ऑफ पर्सनल स्टाफ्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, है ना, इट गाइड्स एवरीवन,
वो हर एक को गाइड करता है, क्योंकि पॉलिसीज बनाई ही इस तरीके से जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने आप में एक गाइडलाइन का काम करता है, ठीक है। और हर किसी को जो कहीं सर्व करने जाता है, कहीं वो जॉब करता है ना, तो कहीं का वो एम्प्लॉई है, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो सर्व करने जा रहा है या जिसमें वो सर्व कर रहा है, उसकी अपनी पॉलिसीज क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, उस पॉलिसीज से अवेयर होना और उसी डायरेक्शन में काम करना। आप याद रखें, पॉलिसीज इसलिए बनाई जाती है कि आप नियम पूर्वक, सतर्कता पूर्वक काम कर सकें, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सहायक होती है, ठीक है। तो इस बात की चर्चा करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो पॉलिसीज होगा, है ना। पॉलिसीज विल बी दी राइट आंसर, है ना। हमने बताया क्यों होगा। पॉलिसीज जो है वो रूल्स क्या है, रूल्स आर द जस्ट आउटकम्स ऑफ द पॉलिसीज। आप ये कह सकते हैं समझने के लिए, है ना, कि रूल्स आर जस्ट द आउटकम्स ऑफ द पॉलिसी। तो पहले पॉलिसीज है तभी तो रूल्स है ना। तो पॉलिसीज इसलिए है क्यों, क्योंकि वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, गाइडेंस को प्रोवाइड करते हैं, है ना। ग्रुप या नंबर ऑफ पर्सनल स्टाफ को चैनलाइज करते हैं, एक, ठीक है, हाँ, कोऑर्डिनेशन लाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो पर्सन है वो सही डिसीजन सही समय पर ले पाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये क्या बता रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है ना। अब डिमांड के बारे में आपको पता है, डिमांड के लिए विलिंगनेस चाहिए, डिजायर्स चाहिए, है ना, रेडी टू पे, है ना, वो चाहिए। मतलब डिजायर में कैसा डिजायर चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए, है ना, ठीक है। और उसके अदर डिटर्मिनेंट्स भी हैं, जैसे प्राइस है, फैशन है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है ना, ये सब उसके डिटर्मिनेंट्स है। तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में विशेष तौर पे इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो डिमांड वगैरह तो जानते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उनको आज तक नहीं समझ पाए कि होता क्या है ना, नहीं जान पाए कि उसको बताना होगा तो हम 2 लाइन में कैसे बता सकते हैं, 1 लाइन में कैसे बता सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मैं फिर बता रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। यहां पे इट्स का मतलब छिपा हुआ है प्रोडक्ट है, ठीक है, या गुड्स है, ठीक है। तो एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप, हिंदी में इस प्रकार से बोला जा सकता है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन हुआ, प्रतिशत के तौर पे, प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। खैर, अब आइए इसको ऑप्शंस में देखते हैं। 4 ऑप्शंस, अगेन हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो नंबर 1 ऑप्शन है वो क्या है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सेकंड है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। थर्ड है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। और फोर्थ है चेंज इन डिमांड ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब इसको पढ़ करके ये आपको लगेगा कि ये 4 का 4 आंसर जो है, ये चारों आंसर ऑलमोस्ट सही है
है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड लगा है क्वेश्चन में, क्रॉस, CROSS, क्रॉस, है ना। अब हम पहले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले, दोनों एक ही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले, दोनों एक ही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू कैन से। नंबर 2 में आइए, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब आपके इनकम में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के मांग में क्या परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इनकम अगर आपका 10% से बढ़ गया, है ना, तो जो प्रोडक्ट है जो आप कंज्यूम करते हैं उसका डिमांड कितने परसेंट से उसमें चेंजेस आया, है ना। यह क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इनकम में चेंज, इनकम चेंज का मतलब बढ़ना और घटना दोनों होता है। तो इनकम बढ़ने पर कितना चेंज आया या इनकम घटने पर कितना परसेंट चेंज आया, उसी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनादर गुड्स। अब यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर अनादर शब्द लिखा हुआ है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अनादर शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है अनादर गुड्स। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनादर गुड्स। मांग में परिवर्तन, डिमांड में चेंजेस कब, जब उसी तरह के जो अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसके प्राइस में चेंजेस हुआ, ठीक है। तो क्या होगा कि उस जो प्रोडक्ट उनके डिमांड में है, कस्टमर की डिमांड में है, हमारे आपके डिमांड में है, उसमें क्या चेंजेस आया, इसी तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पे इसका थर्ड ऑप्शन जो है, इट इज द करेक्ट आंसर कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड्स, ठीक है। दूसरे वस्तु में के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप, उसके मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप वो वस्तु जो हमारे डिमांड में था उसमें कितना चेंजेस आया, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका चेंज इन डिमांड ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्रॉस का मतलब हुआ आप ऐसे बोलते हैं, क्रॉस करते हैं, ऐसे करके एक्स बनाते हैं, यानी एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसका नेट इफेक्ट जो है आपके द्वारा जो डिमांड की जा रही थी वस्तु, उस पर क्या पड़ा, उसको ही हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में है which of the following is not a determinant of demand, which of the following इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अभी जो हम लोगों ने क्रॉस ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, हमने बताया कि डिमांड का डिटर्मिनेंट्स भी होता है ना, कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें से एक प्राइस ऑफ गुड्स हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, ये प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा हमने इनकम के बारे में भी कहा, ऑप्शन में हमारे था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो कंज्यूमर इनकम हो सकता है ना, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकता है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इसमें से डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं है। तो सामान बनेगा तभी तो डिमांड में आएगा, ठीक है। और मॉडर्न और क्या कर सकते हैं कि मार्केट सर्वे के बेसिस पे हम ये जान सकते हैं दैट व्हाट वी शुड प्रोड्यूस, है ना। तो यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑप्शन थर्ड आप देख रहे हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ यानी कि वस्तु और सेवा को प्रोड्यूस करने में लगाया जाने वाला कॉस्ट है, कीमत है, ठीक है। तो वो जो इंडस्ट्री में
प्रोडक्ट बन रहा है उसका कीमत, उसकी प्राइस जो है, दैट विल नेवर बिकम द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड वो प्रोडक्ट जो कि मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है या मार्केट में लॉन्च होने के लिए, इंट्रोड्यूस होने के लिए रेडी है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या क्या आएगा, प्राइस ऑफ गुड्स आएगा, कंज्यूमर का इनकम आएगा, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आएगा, फैशन आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, ये सब उसके डिटर्मिनेंट्स जो है वो हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया और फोर्थ ऑप्शन अगेन रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन जो है वो डिमांड की डिटर्मिनेंट्स नहीं है, नहीं, नॉट लगा हुआ है ना, नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये होगा करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है कि which of the following is the right sequence of employability skill matrix। ठीक है, which of the following is the right sequence of employability skills matrix। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, ESM। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ESM, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, which of the following is the right sequence of employability skills matrix, ESM, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, नॉलेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए भाई, है ना। एनालिटिकल थिंकिंग नहीं रखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखेंगे, है ना, तो हमको सारे प्रोस एंड कॉन्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, उसको वो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कम्युनिकेशन हमारा जो है वो कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। कोलैबोरेशन, है ना, कई कई सारे ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, अलग अलग टास्क को पूरा करने के लिए ग्रुप अलग अलग होते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, ये ग्रुप आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और हर ग्रुप का एक व्यक्ति होगा, एक इमीडिएट बॉस होगा जो उसका सुपीरियर होगा, जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, है ना, सजेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, जरूरत पड़ने पर, ठीक है। नॉलेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड उसके पास नॉलेज है या नहीं। और नॉलेज का मतलब क्या हुआ, वो वेल एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है ना, ठीक है। वो उनको चीज़ों को समझने की क्षमता उसमें है या नहीं है ना। और साथ ही साथ वो वेलफेयर ओरिएंटेड भी है या नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वो ये देखता है कि बिसाइड्स अर्निंग प्रॉफिट वी शुड आल्सो हैव टू डिस्चार्ज सम पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हम सोसाइटी में पलते पनपते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी सोसाइटी में ही पलता पनपता है, वहीं पे स्प्रेड होता है, वहीं पे उसका ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है, डेवलपमेंट होता है ना। तो सोसाइटी के लोगों के लिए उसकी भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन का ख्याल रखना, हाइजीन फैक्टर का ख्याल रखना, है ना, वर्क प्लेस पे, है ना, एम्प्लॉय के और वर्कर के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल ओपन करना, है ना, पार्क खोलना, ठीक है। ये सब जो है वेलफेयर एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम लोग किस टर्म्स में देखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैट्रिक्स के टर्म्स में देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, हमारा चैनलाइजेशन इस प्रकार से हो, है ना, हमारा कोऑर्डिनेशन इस प्रकार से हो जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टेप उससे जो गोल अचीवमेंट की ओर अग्रसर है, आगे आगे बढ़ रहा है, उस पर कोई भी स्टेप उसका हैम्पर नहीं हो, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, नॉलेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इसमें सबसे लास्ट में आ रहा है, जबकि इसके पहले वाले ऑप्शन में क्रिटिकल थिंकिंग पहले है ना। तो सोचने समझने की क्षमता, पहले तो आप सोचेंगे समझेंगे उसके बाद ही तो कोई स्टेप उठाएंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन में आते हैं, कोलैबोरेशन, नॉलेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फोर्थ में आते हैं, फोर्थ लास्ट ऑप्शन में आते हैं, हम ये देखते हैं नॉलेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई कि सब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को चेंज कर करके, है ना, सारे ऑप्शंस वही हैं, कोई पहले पे आया, जो पहले ऑप्शन में पहले पोजीशन में था वो दूसरे ऑप्शन में जो है वो लास्ट पोजीशन पे चला गया। इस प्रकार से सब आंसर जो है वो चेंजेस है। तो देखने से आपको लगेगा कि ये तो सब सही लिखा है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं है। जैसे ऑल ऑफ दीज रहता तो सोचा जा सकता था, या एनी वन लिखा रहता तो सोचा जा सकता था, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, है ना। ठीक है, चीजों को, टास्क को समझते हैं। ठीक है, हाँ, तब फिर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सोचते हैं, नेट इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट के बारे में सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर है कम्युनिकेशन। अगर क्रिटिकल थिंकिंग हमारा अच्छा है, हमने अच्छे से सोच लिया, समझ लिया, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना है इफेक्टिव तरीके से, फिर उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए, कम्युनिकेशन तक भी पहुंच गए हम। चलिए, अब कम्युनिकेशन कहां करेंगे, लोगों के बीच कम्युनिकेट करेंगे। कैसे लोगों के बीच, जो आपस में कोलैबोरेटिव अप्रोच रखते हो, आपस में मिलजुल करके काम करते हो, है ना, उन सब को हम कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए अब हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जा करके तो नहीं बताया जाएगा, कलेक्टिवली बताया जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉलेज, क्या बताना है और कितना बताना है, कैसे बताना है। ठीक है, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से एंड टू whom टू से, इस बात का ख्याल रखना है। जितनी जरूरत है बताने की उतना ही बताइए, जरूर ज्यादा बताएंगे तो द एम्प्लॉइज, द अदर पर्सन अमंग होम द टास्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दे विल बी कंफ्यूज्ड, है ना, एट दैट टाइम। तो जरूरत से ज्यादा बताने लगेंगे तो फिर वो उनके लिए बोरिंग सा हो जाएगा और कंफ्यूजन सा भी हो जाएगा कि इसमें पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज बेटर टू कंसाइज देम। आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए है क्योंकि आपने उसे कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, सिमट उसको समेट करके छोटा कर दिया, और उस पर्टिकुलर केंद्र बिंदु पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सोच रहे हैं, उसके आउटकम्स को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नेट इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे इसका नेट इफेक्ट क्या, या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या पड़ने वाला है ना, इसके बारे में आप जान रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है नॉलेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम करना है उससे संबंधित नॉलेज है या नहीं है ना, और अगर यह है तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी काम करने की, है ना, कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी डिस्चार्ज करना है ना, वो भी।
ठीक है, तो इस पॉइंट से हम ये देखते हैं कि आंसर 1 जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैट्रिक्स। हाँ, अब देखिए यहां पे क्या है कि विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा, इसमें से निम्न में से कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म नहीं है, नहीं है। हम इसके इसके बाद वाले आंसर पर जो भी क्वेश्चन हम चर्चा के दूसरे फिर आएंगे। विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी आप सभी जानते हैं, मार्केट है, तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस चीज का, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या होता है, विभेदीकरण, विभेदीकरण यानी अंतर, प्राइस में अंतर, ठीक है, विभेद करना। तो इसमें से कौन सा वो फैक्टर है विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर नॉट लिखा हुआ है, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक, दो, एक, तीन, एक, अब चार। अब देखिए क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, एक्सक्लूजन है, इंटिमिडेशन है और ग्रुप कोहेसिवनेस है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो हमने कहा कि भाई कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमने जैसा पहले बताया था कि इसमें से कौन नहीं हो सकता। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से भाई कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले अब क्या है कि हर चीज, हर एस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन देखिए इसमें सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सही सीक्वेंस जो नजर आ रहा है वो या तो पहला होगा या तो आखिरी वाला होगा कि नॉलेज, सोशल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। पहले तो नॉलेज चाहिए, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर सोचेंगे, तब उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, तब फिर कोलैबोरेट करेंगे, है ना। तो ये दो आंसर 1 और 4 ये ज्यादा करीब नजर आ रहा है आंसर। तो मेरे ख्याल से आंसर 4 जो है वो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये ज्यादा करीब है, ज्यादा सटीक आंसर हमें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्यादा करीब लगता है ना। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पे थोड़ा फिर विचार करना है भाई कि
नॉलेज से पहले क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए या क्रिटिकल थिंकिंग के पहले नॉलेज होना चाहिए, है ना? ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के पहले नॉलेज होना चाहिए या क्रिटिकल थिंकिंग के बाद नॉलेज होना चाहिए, है ना? तो पहले तो सोचना समझना चाहिए। ये दो ऑप्शन हो सकता है ना? कि भाई कि अगर ये तीन ही रहता मान लीजिए तो फिर हम लोग पहले ऑप्शन को टिक कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई की नॉलेज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, सब में रिपीटिशन है ना? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए है ना? जब आप किसी टास्क के बारे में, किसी ड्यूटी के बारे में आपने सोचा, फिर क्या करना चाहिए? उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए दोस्तों? इफेक्टिव होना चाहिए, है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना? फिर कोलैबोरेशन होना चाहिए, किसका? ग्रुप का या नंबर ऑफ पर्सनल स्टाफ्स का, है ना? उसका होना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, क्या बताना है, कितना बताना है, हमने पहले कहा। तब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या याद रखना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होगा? सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब ये कितना नंबर? तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक में, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो कहता है कि विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना? विभेदीकरण। अब यहाँ पे विभेदीकरण का हमने आपको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मीनिंग बताया था, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन अलग अलग होगा, है ना? ठीक है, अलग अलग है ही। तो यहाँ पर इसका सेंस भी अलग है ना? कि विच वन इज, माने कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि विभेदीकरण को, अंतर को नहीं बताता। पहला ऑप्शन है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, ये तो अलग चीज हो गया, ये एचआर का पार्ट नहीं है ना? एक्सक्लूजन, चलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। इंटिमिडेशन, ठीक है, और ग्रुप कोहेसिवनेस, है ना? तो ग्रुप कोहेसिवनेस यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, ग्रुप कोहेसिवनेस जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप कोहेसिवनेस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट नहीं है ना? ग्रुप कोहेसिवनेस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप कोहेसिवनेस ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि which of the following behavior corresponds to the statement discretionary behavior that contributes to the psychological and social environment of the workplace? Which of the following behavior corresponds to the statement discretionary behavior that contributes
to the psychological and social environment of the workplace. ठीक है, अब देखिए फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर, क्या लिखा हुआ है, इस पे जोर देना है, किस पे, क्वेश्चन में किस पे जोर दिया गया है, बिहेवियर पे, है ना, बिहेवियर को ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कोरस्पॉन्ड्स टू द स्टेटमेंट, क्या भाई, डिस्क्रेशनरी बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्कप्लेस, है ना, जो हम काम करते हैं वहां पर थोड़ा साइकोलॉजिकल फोर्स भी काम करता है ना, हमारे मन मस्तिष्क में कुछ बातें होती हैं अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने टास्क से रिलेटेड, है ना, ठीक है, तो वो कैसा वो क्या कंट्रीब्यूट करता है ना, कंट्रीब्यूट्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ साइकोलॉजिकल, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, कल्चरल एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, सोशल एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा, है ना, क्योंकि आप जब वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ना, और उसका इफेक्ट आपके काम पे दिखाई पड़ता है ना, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कोरस्पॉन्ड्स टू द स्टेटमेंट डिस्क्रेशनरी बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, है ना। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर, दूसरा ग्रुप बिहेवियर, है ना। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है भाई कि किसी एक से तो नहीं होगा, ग्रुप बिहेवियर ही होगा, सेकेंड ऑप्शन नजर ज्यादा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से खुद जुड़ाव महसूस करके लगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क प्लेस है ना, यहाँ बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है ना, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ रिकग्निशन है, रिस्पेक्ट है, उन सब चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है ना वो। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ग्रुप डायनेमिक्स का, क्या आता है, ग्रुप डायनेमिक्स का। तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, ये सिटीजनशिप किसके लिए आया, है ना, काम करने वाले लोगों के लिए ही आया, है ना, यहाँ पे पर्सनल नहीं लिखा हुआ है या एम्प्लॉयज नहीं लिखा हुआ है, बट सेंस वही है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में विच ऑफ द बिहेवियर कोरस्पॉन्ड्स टू द स्टेटमेंट डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। तो हम बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर जो है ये क्या करता है, कोरस्पॉन्ड्स करता है इस स्टेटमेंट को, क्या कि डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, है ना। तो इस तरह से हम समझते हुए, है ना, वन बाय वन ऑप्शन को समझते हुए, डिस्कस करते हुए कोशिश करेंगे कि जो नियरेस्ट आंसर हो वो हम वहां तक पहुंच पाए, है ना। ऐसे आपको क्या लगता है भाई कि इसमें से क्या आपके अनुसार क्या सही आंसर होना चाहिए, आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिलेट टू द स्टेटमेंट अ प्रोसेस बाय विच individuals organize and interpret their sensory impressions to give meaning of their environment। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द स्टेटमेंट ए प्रोसेस by which individuals organize and interpret their sensory impressions to give meaning
टू दियर इन्वायरमेंट। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, अब देखिए एकदम क्वेश्चन को पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए टाइम दे करके पढ़ना है। और कौन पढ़ पाएगा? वो जिसमें रीडिंग हैबिट होगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि अपने रीडिंग हैबिट को थोड़ा बढ़ाइए, है ना। क्या है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो हैबिट को अभी से डेवलप कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ताकि वहाँ पे क्वेश्चन को आप आसानी से आराम से 2 बार 3 बार पढ़ पाए। ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि आप यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको कि जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया कि 6% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक बार पढ़ेंगे और आंसर आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट आंसर उसी में टिक आउट करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि आपको एनालिटिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से पढ़ना है। सोचना कैसे है? जैसे हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन में देखा, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच, तब हम आंसर के नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, करेक्ट आंसर के नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। चलिए, तो क्या है कि हम भी क्वेश्चन को 2 बार क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप ये देखें कि सर जब 2 बार पढ़ रहे हैं तो हमको भी 2 बार से 4 बार पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़े। कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिलेट टू द स्टेटमेंट ए प्रोसेस बाय विच individuals organize and interpret their sensory impressions to give meaning to their environment। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम पढ़ने जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है ना। यहां इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जहां पे काम करने वाले लोगों में क्या क्या होना चाहिए, है ना। एटीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंट्यूशन भी होना चाहिए। लेकिन इंट्यूशन हमेशा काम करता है? नहीं करता है, तो इंट्यूशन का कोई रोल नहीं है ना। तो सबसे पहले होना चाहिए। चलिए, हो सकता है किसी का ये ट्रेट, पर्सनालिटी ट्रेट का पार्ट किसी का हो सकता है, लेकिन हमें वो चीज नहीं देखना है। हमें क्वेश्चन में जो लिखा है स्टेटमेंट कि ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट दियर सेंसरी इंप्रेशंस, दियर कैसा इंप्रेशन? सेंसरी इंप्रेशंस टू गिव मीनिंग टू दियर इन्वायरमेंट, है ना। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो हम कुछ चीजों को मान करके चलते हैं, है ना, कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परसेप्शन। क्या बोलते हैं? परसेप्शन। तो एटीट्यूड तो मान लीजिए पर्सन में होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, है ना, इंट्यूशन भी किसी पर्सन में होगा, लेकिन परसेप्शन जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी दी परसेप्शन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का निम्न में से कौन सा मेथड नहीं है? तो आप ये जानते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो कॉमन अप्रोच आजकल चला हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, है ना, वो क्या है? 360 डिग्री अप्रेजल है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नॉट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये पूछ रहा है हमको, नॉट पे जोड़ देना है, कौन सा नहीं है, ये है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी है, MBO। क्या बोलेंगे इसको? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हेलो इफेक्ट है, उसके बाद बार्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो हेलो इफेक्ट जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। हेलो इफेक्ट जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का
पार्ट है, चाहे 360 डिग्री अप्रेजल हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बार्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ, ये 10 नंबर, ठीक है, इतना ही करना है। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट्रेट्स आर, क्या इसमें से नहीं है? एक्सपेक्ट्रेट्स आर क्या है? नॉन सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज इन विच एम्प्लॉइज आर वर्किंग। ठीक। होस्ट कंट्री नेशंस, होम कंट्री नेशनल्स, थर्ड कंट्री नेशनल्स। फिर से पढ़ते हैं। एक्सपेक्ट्रेट्स आर नॉन सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज इन विच एम्प्लॉइज आर वर्किंग। ठीक है, ऑप्शंस, नॉन सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज इन विच एम्प्लॉइज आर वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 में होस्ट कंट्री नेशनल्स, नंबर 3 होम कंट्री नेशनल्स, नंबर 4 थर्ड कंट्री नेशनल्स। है ना? तो जो नॉन सिटीजन्स कंट्रीज हैं, है ना, जहां पर कि आप भी काम कर रहे हैं और दूसरे लोग एनआरआई जो है वो भी आके काम कर रहे हैं आपके यहाँ, है ना, तो वो इसमें आएगा नॉन सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज इन विच एम्प्लॉई आर वर्किंग। हम अपने देश में काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे देश के भी लोग हमारे देश में आकर के उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने ऑल टुगेदर 10 क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। चूंकि ज़्यादा और भी डिस्कस कर सकते हैं तो वीडियो कहीं हम लोगों का लंबा नहीं बन जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पार्ट वाइज इसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट।